यस सर। 6 चैप्टर पे था मैं। ट्रेडिशनल अप्रोच करवा दी थी, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच करवा रहा था। मॉडर्न अप्रोच पे हमारे 5 टाइप्स, जितने भी हमारे लेजर अकाउंट्स होते हैं ना, उन्हें हम 5 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। एसेट्स क्या होते हैं? एक तरह से इकोनॉमिक रिसोर्सेज है जिनसे बिजनेस को बेनिफिट आने वाला है। तो इस पे रूल लगता है, जब भी ये इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट, और जब भी डिक्रीज़ होते हैं तो क्रेडिट। एसेट्स की वैल्यू जब भी बढ़ेगी तो डेबिट, एसेट्स की वैल्यू बिजनेस से जब भी कम होगी तो क्रेडिट। देन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी होता है जो हमने किसी को वो करते हैं, किसी को देना है कुछ भी, चाहे पैसे देने हैं किसी के, चाहे गुड्स देनी है, चाहे सर्विसेज देनी है, चाहे कुछ भी पे करना है उन्हें, ठीक है। तो लाइबिलिटी का सीन क्या होता है? जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और जब भी कम होती है तो डेबिट होती है। सेम केस कैपिटल का है। कैपिटल है बिजनेस में जो प्रोपराइटर इन्वेस्ट करता है पैसे को। जो कैपिटल जब भी इंक्रीज़ होती है तो डेबिट, जब भी कम होती है तो डेबिट, इंक्रीज़ होने पे क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है सारी इनकम्स, गेन्स, सेल्स वगैरह सब कुछ, जो भी फ़ायदे हो रहे हैं हमें, सब रेवेन्यू का पार्ट है। तो ये भी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, गिरती है तो डेबिट होती है। मतलब क्या है? लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू पे एक ही रूल लगता है, इंक्रीज़ होने पे क्रेडिट करो, डिक्रीज़ होने पे डेबिट। और एसेट्स और एक्सपेंसेस पे एक ही रूल लगता है, इंक्रीज़ होने पे डेबिट करो, डिक्रीज़ होने पे क्रेडिट। खर्चे हैं, ठीक है। तो सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस इसके अंदर आ जाते हैं। परचेजेस, वेजेस, सैलरीज, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट देना, रेंट देना, सब कुछ, ठीक है। उसके बाद आपको इलस्ट्रेशन दे रखे हैं डिटेल में, ठीक है। जस्ट एक रीड आउट करके ही समझ आएगी कि पहले तो बता रखा है कि कोई ट्रांजैक्शन होती है उसमें क्या क्या अकाउंट्स के नेम इन्वॉल्व होते हैं। फिर बता रखा है वो नेचर ऑफ अकाउंट कैसा है। फिर बता रखा है कि इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। फिर बता रखा है कि डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। क्लैरिटी के साथ यही आपको भी माइंड में सोच के रखना होता है जब भी आप कुछ भी करोगे। रट्टा नहीं लगाना है, ये रूल्स को हमेशा अप्लाई करके चलना है। जब भी कोई एंट्री रीड आउट करते हो आपने भी सोचना है कि अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व है, फिर उन अकाउंट्स का नेचर क्या है, एसेट है, कैपिटल है, क्या चीज़ है वो, बढ़ रही है, कम हो रही है, सोचना है। फिर सोचना है डेबिट, डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बैलेंसिंग एन अकाउंट। ये लेजर अकाउंट का वैसे पार्ट है, बैलेंस करना अकाउंट को, ठीक है। ये लेजर में ही करवा दूंगा अच्छे से, कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता। बस ये बात होती है कि भाई अकाउंट बना लिया लेजर अकाउंट, दोनों साइड बराबर करनी होती है, दोनों साइड बराबर। तो बराबर कैसे होती है? जो साइड छोटी होती है, जो साइड छोटी होती है वहाँ पे हम लिख देते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। जो साइड जितनी वैल्यू से छोटी होती है उसे लिख देते हैं बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। जो भी साइड बड़ी होगी उस अकाउंट का वही बैलेंस होगा। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है मतलब क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन। डेबिट साइड बड़ी है तो डेबिट बैलेंस है, हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन। क्लियर है? यस सर। ठीक है। यही बैलेंस कैरी डाउन अगले साल जाके बैलेंस ब्रॉड डाउन बन जाता है, और ऑपोजिट साइड पे बनता है। जिस साइड हम बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं उसके ऑपोजिट साइड पे बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखा जाएगा। जैसे आपका दे रखा है 6.10 पेज पे रंजन अकाउंट, ठीक है, 6.10 पेज पे। तो उन्होंने देखो क्या किया हुआ, पहले तो एंट्रीज कर दी, ठीक है। फिर लास्ट में क्रेडिट साइड बढ़ी थी 8500 से, तो उन्होंने डेबिट साइड पे लिख दिया बैलेंस कैरी डाउन। अब दोनों साइड्स होगी है बराबर, क्योंकि डेबिट साइड शुड ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? क्रेडिट बैलेंस था रंजन का अकाउंट का, उसको पैसे देने थे 8500, अभी भी देना रहता है। तो वही चीज़ आगे जाके बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन होगी है, अगले मंथ में जाके बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन होगी है।
ठीक है। ये जो सिर्फ बैलेंसेस होते हैं ये एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के बचते हैं। अगर कोई रेवेन्यू अकाउंट है, कोई एक्सपेंस अकाउंट है, तो वो अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं, वो बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखे जाते बट प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिए जाते हैं सारे के सारे। वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बैलेंस तो बेटा सिर्फ एसेट और लाइबिलिटी और कैपिटल का बचता है। खर्चों का क्या बैलेंस बचेगा? खर्चा हुआ साल में तो वो हमने ट्रांसफ़र कर देना होता है फ़ायदा और नुकसान देखने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग में। ये चैप्टर इतना ही है आपका। बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस देख लेना। गौरव, हरमन, कोई डाउट है 6 चैप्टर तक? मैं नो 7th सर। करवा दूंगा। चलो 7 चैप्टर देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये करवाया भी नहीं है अभी तक चैप्टर। ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शंस, सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। ठीक है, ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शंस, सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। पहली बात, जितने भी बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है उनका कोई ना कोई ओरिजिन होता है। ठीक है, ये ओरिजिन किसी ना किसी एविडेंस पे बेस्ड होता है, प्रूफ होता है कि हाँ भाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई थी, इसको बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। वो जो प्रूफ होता है वो क्या होता है? एक तरह से बिल होते हैं, इनवॉइसेस होते हैं, खरीदने बेचने के डेबिट क्रेडिट नोट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, रिसीव्ड रसीदें हैं, ये सारे क्या है? प्रूफ है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही है। ठीक है, गुड्स खरीदी, आपको बिल आया आपके पास, मतलब क्या है? ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। इन्हीं के बेस पे हम रिकॉर्ड करते हैं एंट्रीज़ को, और इन्हें कहा जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स इसलिए कहते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का सोर्स बताती है कि कहाँ से क्या हुआ था। ठीक है, हर एक ट्रांजैक्शन में डेबिट क्रेडिट का रूल लगेगा, और उसको देख के वाउचर बनाया जाता है कि किस चीज़ को डेबिट करना है, किस चीज़ को क्रेडिट करना है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो एंट्रीज फिर रिकॉर्ड की जाती है स्पेसिफिक लेजर अकाउंट्स में। ठीक है, तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या है? डॉक्यूमेंट इज़ एन एविडेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन ऑफ एन इवेंट, की कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, उसे हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, इसी के बेस पे पता लगता है कि क्या चीज़ डेबिट करनी है, क्या क्रेडिट करनी है। सोर्स डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारा एक कॉन्सेप्ट था वेरीफिएबिलिटी, तो वो यहीं से पता लगता है। ठीक है, ये फैक्ट्स बताती है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो रही है, ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं हुई, और ये एविडेंस भी होती है। कोई प्रॉब्लम हो जाए कल को, एविडेंस भी यही होती है। ठीक है, तो अलग अलग तरह के सोर्स डॉक्यूमेंट स्टडी करेंगे हम इस चैप्टर में। इन्हें हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं। एक तरह से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का मतलब है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करते हैं, प्रूफ देते हैं हुई है या नहीं हुई। सबसे पहला है हमारा कैश मेमो। ठीक है, कैश मेमो जब बनाया जाता है जब हम गुड्स को कैश में सेल करते हैं। ठीक है, इसके अंदर सारी डिटेल्स होती हैं कि गुड्स बेची है, कितनी बेची है, क्वांटिटी, रेट, टोटल अमाउंट, जीएसटी, सब कुछ। तो ये खरीदने वाले के लिए एविडेंस रहता है। ठीक है, कि कितनी गुड्स उसने खरीदी थी कैश में, और बेचने वाले के लिए एविडेंस रहता है कि कितनी उसने सेल्स की थी कैश में। कैश मेमो क्लियर है? नेक्स्ट पेज पे देखो, स्पेसिमेन बना हुआ है उसका 7.2 पेज पे। जो बड़ी बड़ी अच्छी फर्म्स है, दे स्पेशली में बिल्स। ठीक है, जो कैश सेल्स होती है उनके लिए बिल्स बनाती है, एक तरह से यही बिल होता है। ठीक है, कैश मेमो कहते हैं इसे हम। कैश सेल्स या कैश परचेजेस के लिए बनता है ये सिर्फ। देख लो कैसे बनता है। पहले आता है ऊपर कैश मेमो लिखा हुआ, फिर आता है नेम ऑफ़ द फर्म जो बेच रही है। ठीक है, उसके बारे में डिटेल्स आती है, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आता है। ठीक है, कैश मेमो का नंबर आता है डेली बेस पे कि कौन से नंबर की सेल हुई है, डेट आती है किस दिन हुई है, सारी क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन क्या क्या बेचा है। ठीक है, रेट बताते हैं, अमाउंट बताते हैं,
ठीक है। उसके बाद कंडीशंस लिखी होती है, जैसे यहाँ पे लिखी है गुड्स वंस सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक। कैश वाली गुड्स वापस नहीं ली जाती हैं, याद रखना ये, ठीक है। और किसके लिए बनाया वो उसका नाम भी लिख देते हैं, ठीक है। छाबड़ा सिल्क एंड सारीज के सिग्नेचर के लिए। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। नेक्स्ट है हमारा इनवॉइस और बिल, ठीक है। इनवॉइस वर्ड कॉमनली यूज़ किया जाता है, बिल भी कहते हैं हम। तो ये बनता है उधार वाली गुड्स के लिए, ये बनता है उधार वाली गुड्स के लिए, ठीक है। जब हम गुड्स बेचते हैं उधार पे, जब हम इनवॉइस और बिल बनाते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, सारा कुछ सब कुछ लिखा जाता है और इसकी डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाई जाती हैं। एक भेज दी जाती है ख़रीदने वाले को, एक खुद के लिए रख ली जाती है, ठीक है। तो ये बिल क्रेडिट परचेजेस क्रेडिट सेल्स का प्रूफ देता है हमें। देखो कैसे बनता है। फर्स्टली टॉप पे इनवॉइस, नेम ऑफ द फर्म, उसकी डिटेल्स, ठीक है। बिल नंबर, डेट, जिसको कर रहे हैं सेंड या जिसको बेचनी है उसका नेम आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, सारी डिटेल्स, ठीक है। ₹27,000 सेल्स मैनेजर के सिग्नेचर हो गए। ई एंड ओ ई लिखा हुआ है एक वर्ड, ई एंड ओ ई लिखा हुआ है। एरर्स एंड ओमिशंस एक्सपेक्टेड, ठीक है। कभी कभी पॉसिबिलिटी होती है कि गलती हो जाए, तो हम अपनी गलती मान रहे हैं कि हाँ गलती होगी तो हम सही करेंगे, दैट्स नोन एज एरर्स एंड ओमिशंस एक्सपेक्टेड। समझ आ गई? नेक्स्ट इज रिसिप्ट। रिसिप्ट होती है कैश और जब चेक रिसीव होता है कस्टमर से। एक तरह से कह लो, यहाँ पे जो रिसिप्ट का मीनिंग है वो डिफरेंट है जो हमने सेकंड चैप्टर में किया था। यहाँ पे रिसिप्ट का मतलब है रसीद। रसीद कब मिलती है? जब हम कैश देते हैं या चेक आता है या कैश आता है, तब हम रसीद देते हैं किसी को काट के कि हाँ भाई तेरे से इतने पैसे आ गए हैं। ये भी डुप्लीकेट में बनाई जाती है, ओरिजिनल कॉपी दे दी जाती है जिसको पेमेंट, ठीक है, जो पेमेंट कर रहा है, और डुप्लीकेट कॉपी खुद के पास रिकॉर्ड के लिए रख ली जाती है, ठीक है। इस पर डेट होती है, अमाउंट होती है, किस पार्टी से पैसे आए हैं, पेमेंट होती है। देखो 7.3 पेज पे बनी हुई है, 7.3 पेज पे है हमारा स्पेसिमेन। नेम ऑफ द फर्म जो बना रही है, एड्रेस, नंबर, डेट, ठीक है। किससे रिसीव हुए पैसे, कितने पैसे आए हैं, कैश में आए हैं या चेक नंबर से आए हैं, ठीक है। और कौन से बिल के पैसे आए हैं, किस दिन आए हैं, ऑथराइज सिग्नेटरी। और चेक्स आर सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन, मतलब जब तक चेक रियलाइज नहीं होते, कैश नहीं आता, तब तक आपकी ये रसीद वैलिड नहीं मानी जाएगी। क्लियर है? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी पे इन स्लिप। पे इन का मतलब है बैंक में कुछ पे करके आना, जमा करा के आना खुद के अकाउंट में, ठीक है, या किसी और के अकाउंट में भी होता है। तो ये सोर्स डॉक्यूमेंट है जब हम कैश और चेक जमा कराते हैं बैंक में। देखी होगी सबने, घर पे होती है पे इन स्लिप मोस्टली। यस सर। तो हर एक बैंक की अवेलेबल होती है अलग, ठीक है। इसकी दो कॉपीज़ होती है, काउंटर फॉइल भी कहते हैं। काउंटर फॉइल हम रख लेते हैं, बाकी जो दूसरी लंबी वाली साइड होती है वो बैंक में जमा करवा जाते हैं, डॉटेड लाइन के राइट साइड वाली, ठीक है। तो चेक्स भी इसके थ्रू ही जमा होते हैं, चेक्स भी इसके थ्रू जमा होते हैं। चेक्स इसके साथ अटैच करके एक बॉक्स में डाल दिए जाते हैं, ड्रॉप बॉक्स कहते हैं उसे, ठीक है। तो काउंटर फॉइल साइंड नहीं होती, बट ये दूसरी साइड साइंड होती है। काउंटर फॉइल तो हमने खुद रखनी होती है रेफरेंस के लिए कि हाँ इस दिन इतना पैसा जमा करवा के आए थे, ध्यान में रहे ताकि, ठीक है। क्लियर है? यस सर। पेन स्लिप भी देख लो कैसे फिल करते हैं, याद रखना कल को मनी डिपॉजिट करवानी है तो कैसे फिल करते हैं, ठीक है। डेट, दोनों साइड पे डेट न लिखी जाती है। जिस अकाउंट में डिपॉजिट करवाना होता है मोस्टली 16 डिजिट होता है अकाउंट नंबर, ये बॉक्सेस में भरे जाते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस है ना जो कंबाइन 16 डिजिट का होता है, ठीक है। नेम, जिस पर्सन के अकाउंट में भर रहे हो नेम लिखा जाता है उसका, ठीक है।
कैश या चेक की डिटेल्स लिखी जाती है, कितना कैश जमा करवा रहे हो, कितने नोट्स डिपॉजिट करवा रहे हो, ठीक है। उसके बाद उसका टोटल करके क्रॉस मारा जाता है। जैसे यहाँ पे 1000 के नोट्स कितने किए हैं, 1000 तो चलो बंद हो गया, 2000 के नोट्स कितने किए हैं, 2 किए हैं, तो 2 लिख के पीसीस के नीचे फिर सामने 4000 रुपीज़ लिख दिया जाता है। टोटल करके जितना भी होता है नीचे लिख देते हैं, और उसके लेफ़्ट साइड पे वर्ड्स में भी लिख देते हैं कितने पैसे थे, ठीक है। हम जमा करवा रहे हैं तो हमारे सिग्नेचर, किसी मर्जी के अकाउंट में करवाओ सिग्नेचर आपके होते हैं, ठीक है। और यही सेम चीज़ डेबिट साइड पे भी लेफ़्ट साइड पे भी होती है, ठीक है। अगर चेक जमा करवा रहे हो तो चेक के नंबर लिखना होता है, 7 डिजिट 6 डिजिट का चेक का नंबर होता है, वो बताऊंगा अभी आगे आएगा, वो भरना होता है यहाँ पे। चेक का बैंक ब्रांच डिटेल्स भरनी होती है, कौन सा बैंक एंड ऑल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चेक। चेक क्या है, डॉक्यूमेंट है राइटिंग में, ठीक है। जो हम बैंक को ऑर्डर देते हैं कि हमारे खाते में से पैसे जो मांगेगा इस चेक के ज़रिए उसको दे दिए जाए, ठीक है। तो जिसके नाम पे चेक कटा होता है उसको उसके आगे लिखा होता है कि पे टू। जैसे सपोज़ मैंने चेक देना है, किसी को पेमेंट करनी है, मैं उसका पर्टिकुलर अकाउंट का नेम लिख दूंगा, पे टू नवरूप गिल। जैसे नवरूप का अकाउंट है तो उसके उसके अकाउंट में ही पेमेंट जाएगी, वो उसकी पेमेंट कोई और नहीं ले सकता। चेक्स बहुत तरह के बनते हैं, पर्टिकुलर अकाउंट के बेस पे बनते हैं कि हाँ भाई इस अकाउंट में ही पैसे जाने चाहिए। उसके बाद पर्टिकुलर अकाउंट के बाद आप कह सकते हो कि पर्टिकुलर खुद सेल्फ भी होते हैं। पे टू सेल्फ लिख दोगे ना चेक पे, तो मतलब जिसके हाथ में वो चेक होगा वो पैसे निकलवा सकता है, ठीक है। अमाउंट लिखी जाती है चेक पे, अमाउंट रुपीज़ में भी लिखी जाती है, वर्ड्स में भी और नंबर्स में भी, ठीक है। चेक पे प्रॉपर डेट होता है, साइन होते हैं ड्रॉयर के, जो चेक बना रहा होता है उसे ड्रॉयर कहते हैं। मतलब जो चेक पे ड्राइंग कर रहा है, बना रहा है, उसको ड्रॉयर कहेंगे, जिसका खाता होता है, ठीक है। तो चेक भी एक क्या है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का ज़रिया ही है। चेक पे एक ना स्टार्टिंग में पेज होता है जिसपे चेक, हर एक चेक की डिटेल्स भरी जाती हैं कि हाँ ये चेक इसको दिया, इस डेट पे दिया, एंड ऑल एंड ऑल। आगे देखो चेक का स्पेसिमेन दे रखा है, तो इसमें जो स्टार्टिंग में डिजिट्स लिखी है ना 059161, ये आपका चेक नंबर है, ये आपका चेक नंबर है। नेक्स्ट है डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स डॉक्यूमेंट्स। दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स डॉक्यूमेंट्स, इनको ध्यान से समझ लेना, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। डेबिट नोट, डेबिट नोट भाई कब बनाते हैं, कौन बनाता है डेबिट नोट, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो अगर मैं करता हूँ परचेजेस रिटर्न्स, परचेजेस रिटर्न्स करता हूँ, मतलब मैंने किसी को सामान वापस किया, ठीक है। तो जिसको मैं सामान वापस करूँगा, पहली बात उसका उधार चुकाना था मुझे, उसका उधार चुकाना था, उसका अकाउंट मेरी बुक्स में क्या था, क्रेडिट था। क्लियर है इतनी बात के नहीं क्लियर, Yes, sir. ठीक है। तो जब मैंने उसको सामान वापस किया तो मैं क्या बनाऊंगा, डेबिट नोट बनाऊंगा। डेबिट नोट में लिखूंगा कि भाई ये गुड्स मैं वापस कर रहा हूँ इतने पैसों की, ठीक है। और आपका जो अकाउंट है मैं डेबिट कर रहा हूँ, मतलब आपके अब मैंने इतने पैसे कम देने हैं, आपके मैंने इतने पैसे कम देने हैं। डेबिट नोट का क्या मतलब होता है, एक इंटीमेशन होती है, इन्फॉर्मेशन होती है कि हम आपका अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। तो डेबिट नोट एविडेंस होता है कि डेबिट कर दिया गया है आपका अकाउंट हमारी बुक्स के अंदर, रीज़न उसके अंदर लिखा होता है कि डेबिट क्यों कर रहे हो, ठीक है। क्लियर है। तो जो पर्सन ख़रीदता है, गुड्स परचेज़र होता है जो, वो डेबिट नोट बनाता है जब गुड्स वापस किए जाते हैं सेलर को, ठीक है। या फिर डिस्काउंट उसने कम दिया था हमें, या फिर बिल पे प्राइस ज़्यादा था, या फिर कह लो कैलकुलेशन में रॉन्ग थी, मतलब बिल की अमाउंट ज़्यादा थी बनती कम थी। समझ आ गई बात। Yes, sir.
ठीक है। Yes, तो sir. डेबिट नोट हमेशा कौन बनाएगा? बायर बनाता है, परचेजर बनाता है, ठीक है। उसमें सेलर का अकाउंट डेबिट करता है अपनी बुक्स में, वो इन्फॉर्मेशन देता है सेलर को कि हमने आपका अकाउंट कर दिया है डेबिट। उसके बाद है क्रेडिट नोट। उसके बाद है क्रेडिट नोट। पहले बनता है डेबिट नोट। बायर वापस कर दिया सामान, ठीक है, सेलर को, सारी डिटेल्स भेज दी उसको, इतने इतने पैसे का सम भेज दिया, सब कुछ बता देता है कि हाँ भाई ये कर दिया हमने, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब सेलर क्या करेगा? गुड्स रिसीव कर लेगा जो वापस आई है। सेलर क्या करेगा? सेलर ने उधार उधार दिया था, तो सेलर की बुक्स में बायर का अकाउंट डेबिट था। अब वो चेक करेगा कि हाँ भाई जो कस्टमर कह रहा है हमारा कि हाँ ऐसे ऐसे वापस करना है सामान और इतने पैसे का, क्या सही है या नहीं सही। जब वो चेक कर लेगा तो वो क्या बना देगा? क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट इन्फॉर्मेशन देगा बायर को कि आपका अकाउंट क्रेडिट कर दिया, मतलब अब आपसे कम पैसे लेने हैं। क्लियर है? Yes, sir. देखो, Yes, थर्ड sir. लाइन में लिखा हुआ द इफेक्ट ऑफ अ क्रेडिट नोट इज दैट द अमाउंट ऑफ द कस्टमर्स इंडेटेडनेस। इंडेटेडनेस मतलब कस्टमर को जो उधार दिया था वो कम हो चुका है और सेटल कर दिया गया है, ठीक है। क्लियर है? Yes, कभी sir. कभी क्रेडिट नोट इसलिए भी, Sir. क्रेडिट नोट ये भी डिपेक्ट करता है कि मैंने उतनी पेमेंट लेनी है। सपोज करो, जस्ट सपोज करो, होता है मेरे साथ, बिजनेस में भी होता है हमारे। मैंने बुक्स खरीदी थी, ठीक है, किसी कंपनी से। आई हैव मेड ऑल द पेमेंट, मैंने पूरी पेमेंट कर दी, ठीक है। अब क्या किया मैंने? बुक्स रिटर्न की, कुछ टाइम के बाद थोड़ी सी बुक्स बच गई थी, वो रिटर्न की। तो कंपनी मुझे क्रेडिट नोट बना के भेज देगी। उसका क्या मतलब है? मैंने कंपनी से इतने पैसे का सामान ले सकता हूँ बिना पैसे दिए। मैं कंपनी से उतने पैसे का सामान ले सकता हूँ बिना पैसे दिए। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। वाउचर। वाउचर का मीनिंग क्या है? डॉक्यूमेंट होता है जो एविडेंस बताता है बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है। सोर्स डॉक्यूमेंट से ये वाउचर बनता है, ठीक है। हम वाउचर के अंदर एविडेंस देते हैं कि हाँ ये हुई है, ठीक है। सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेस पे बनता है, बट इसमें वाउचर्स में डिटेल्स दी जाती हैं किसको डेबिट करना चाहिए, किसको क्रेडिट करना चाहिए, ठीक है। तो वाउचर्स हमारे पास दो तरह के वाउचर्स होते हैं। एक कह लो सोर्स डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सोर्स डॉक्यूमेंट्स भी वाउचर्स ही होते हैं, और अकाउंटिंग वाउचर्स वो होते हैं जो हम खुद बनाते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट्स ज़्यादातर हम खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है। वो कुछ हम खुद बनाते हैं, कुछ हमें मिलते हैं। तो वो ट्रांजैक्शन एंटर करने पे पता लग जाता है। रिटर्न डॉक्यूमेंट है, सारी डिटेल्स होती है, प्रूफ होता है ट्रांजैक्शन का, ठीक है। जो अभी पढ़ के आया वो सारे सोर्स डॉक्यूमेंट थे। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो अकाउंटिंग वाउचर्स कहलाती है, जो हम खुद बनाते हैं, ठीक है। तो वाउचर्स कब कब बनते हैं? कैश पेमेंट के लिए, कैश रिसिप्ट के लिए, इनवॉइसेस फॉर क्रेडिट परचेजेज एंड सेल्स, ठीक है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने से पहले हम सोर्स वाउचर्स को एनालाइज करके, ठीक है, उनसे ये डिटर्मिन करते हैं क्या चीज़ डेबिट करे क्या क्रेडिट करे, ठीक है। तो ये डिसीजन रिकॉर्ड किया जाता है एक डॉक्यूमेंट पे, उसे हम अकाउंटिंग वाउचर कहते हैं। समझ आ रही है बात? Yes, जो sir. ट्रांजैक्शन हो रही है उसको हम खुद रिकॉर्ड कर रहे हैं एक डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। उस पर ये बताते हैं कि किस चीज़ को डेबिट करना है, किसको क्रेडिट, डिसीजन हम लेते हैं। तो उसको, उस डॉक्यूमेंट को अकाउंटिंग वाउचर का नाम दे दिया जाता है। ये बिजनेस ट्रांजैक्शन की डिटेल्ड एनालिसिस होती है, ठीक है। तो हमारे फीचर्स दे रखे हैं। रिटर्न डॉक्यूमेंट एविडेंस है ट्रांजैक्शन का, एनालाइज की जाती है ट्रांजैक्शन को। प्रिपेयर्ड और साइंड यूजुअली बाय एन अकाउंटेंट बनाता है, और जो ऑथराइज सिग्नेटरी होता है वो काउंटर साइन करता है, ठीक है। और कैश बैंक वाउचर सीधी होती है। दो तरह के वाउचर्स होते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स, याद रखना, कैश वाउचर्स, नॉन कैश वाउचर्स और ट्रांसफ़र वाउचर्स। कैश वाउचर्स क्या होते हैं? जब पेमेंट या रिसिप्ट ऑफ कैश होती है, जब मतलब जब भी कोई कैश ट्रांजैक्शन होती है तो उसे हम कैश वाउचर्स कहते हैं, ठीक है। और कैश वाउचर्स दो तरह के होते हैं, क्रेडिट वाउचर, डेबिट वाउचर, ठीक है। क्रेडिट वाउचर, डेबिट वाउचर अभी एक्सप्लेन करूँगा।
क्रेडिट वाउचर वो होते हैं जब कैश आता है, मतलब हमने किसी और का अकाउंट क्रेडिट किया और हमें कैश आया। डेबिट वाउचर वो होते हैं जब, ठीक है, डेबिट वाउचर जब होते हैं हम जब कैश पे करते हैं, मतलब किसी और का अकाउंट डेबिट किया और कैश उसको दे दिया। ठीक है, कैश आएगा कब कब, गुड्स सेल करके, फिक्स्ड एसेट सेल करके, इन्वेस्टमेंट बेच के, उधार वालों से उधार लेके, बैंक से निकलवा के, ये कैश वाउचर्स है। नेक्स्ट पेज पे 7.6 पे देखो कैश वाउचर बना हुआ है। क्रेडिट वाउचर, क्रेडिट कैश वाउचर मतलब सेल्स की थी तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया और कैश हमारे पास आ गया। ठीक है, उसी तरह डेबिट वाउचर बना हुआ है। ठीक है, परचेजेस की थी, कैश चला गया। क्लियर है? Yes, sir. Yes, तो sir. डिटेल्स देख लेना क्या क्या मेंशन करनी होती है, आपको सारा कुछ डिटेल में बता रखा है क्या क्या मेंशन किया होता है। ठीक है, उसके बाद है नॉन कैश वाउचर्स और ट्रांसफ़र वाउचर्स। ठीक है, नॉन कैश वाउचर्स में हमें दोनों अकाउंट लिखने होते हैं कि किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट, क्योंकि कैश इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो ये क्रेडिट चीज़ जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए सारा कुछ रिकॉर्डेड होता है। तो जैसे अब डेबिट किया मशीनरी को, क्रेडिट किया राम को, मतलब राम से उधार पे मशीनरी खरीदी। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. एक नीचे बॉक्स में कंपाउंड वाउचर दिया हुआ है। कंपाउंड वाउचर क्या है? जो हर एक मल्टीपल डेबिट्स क्रेडिट्स को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, मतलब जिसमें ज़्यादातर काफ़ी सारी चीज़ें डेबिट या क्रेडिट होती है, वो कंपाउंड वाउचर है। जो मल्टीपल डेबिट से दिखाता है बट क्रेडिट एक ही होता है, उसे हम डेबिट वाउचर कहते हैं, और जो मल्टीपल क्रेडिट से दिखाता है बट डेबिट एक ही होता है, उसे हम क्रेडिट वाउचर कहते हैं। मतलब जिसमें ज़्यादा डेबिट हो रहे हैं वो डेबिट वाउचर है। ठीक है, और जिसमें ज़्यादा क्रेडिट हो रहे हैं वो क्रेडिट वाउचर है। कभी कभी कंपाउंड एंट्रीज याद है, कंपाउंड एंट्रीज जिसमें एक से ज़्यादा अकाउंट्स डेबिट या क्रेडिट होते हैं, Yes, sir. तो उसके लिए कंपाउंड वाउचर बनता है पहले। डिटेल्स दे रखी हैं देखो आपको। ठीक है, वाउचर्स वगैरह की ट्रांजेक्शन्स दे रखी हैं, वाउचर बनाना दिखा रखा है, गो थ्रू कर लेना, प्रैक्टिकल लाइफ का काम है, रियल। ठीक है, वाउचर बनते कैसे हैं गो थ्रू कर लेना बस। प्रैक्टिकल नहीं आता वाउचर बनाने का, बट पता तो होना चाहिए नॉलेज बेस पे। चैप्टर आपका होगा ये भी फिनिश। ठीक है, क्लियर है? 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए आपके। तो आप जितनी जल्दी कंप्लीट कर सकते कर लो। जितने भी बैक एक्सरसाइज के जो भी चीज़ें आपको डाउट्स लगेंगी मेरे से जब मर्जी पूछ लेना, बट थोड़ा स्पीड करो कि हाँ भाई एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना ही करना है। जैसे अब संडे आया था तो सोच के चलो कि फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करना है, सेकंड भी। कब कर लोगे? ये जल्दी से जल्दी करो। क्वेश्चंस बैक एक्सरसाइज के इलस्ट्रेशन सॉल्व आउट करके देखो। एक अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर है जो सॉल्व आउट करना पड़ेगा, अप टू 7 चैप्टर्स। ठीक है, बाकी तो छोटे मोटे क्वेश्चंस ही हैं। मेन आपका आप कह लो अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर है जो सॉल्व आउट करना पड़ेगा, जिसके क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. चलो बस मीटिंग एंड कर रहा हूँ मैं। बाकी आज आपकी रिटेल की क्लास लगेगी, रिवीजन शुरू करेंगे फर्स्ट सेशन और फर्स्ट यूनिट से। Okay, sir. ओके, सबको इन्फॉर्म कर देना अपने जितने नोन में है ना आपके, कि रिटेल दोबारा पढ़नी है तो पढ़ लेंगे अब।